हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल पाए। आज की स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जुलाई 2018 का पेपर 2 होम साइंस डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आंसर्स के साथ में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए 50 क्वेश्चंस करेंगे और फिर हमारा 2018 का जो जुलाई का पेपर था वो कंप्लीट हो जाएगा। वो हम एक बार रिवाइज कर चुके होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ड्यूरिंग फीवर्स के टाइम पे जब हमें फीवर होता है तो हर एक 18 फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर में। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो किसके द्वारा चेंज होता है? आपके ऑप्शंस ये दिए हुए हैं, 70% इंक्रीज़, 7% डिक्रीज़, 5% इंक्रीज़ या 5% डिक्रीज़। इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा हमें कि फीवर के टाइम पे हर एक 18 फ़ारेनहाइट के साथ जो इंक्रीज़ होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर में, तो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो किसके द्वारा चेंज होता है? 7% इंक्रीज़ होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, या फिर डिक्रीज़ होता है, या 5% इंक्रीज़ होता है, या 5% डिक्रीज़ होता है। तो आपको क्या लगता है, आप सोच लीजिए। हम फिर इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 7% इंक्रीज़ होता है। तो अब हमें याद क्या रखना है? हमें याद ये रखना है कि फीवर्स के टाइम पे हर एक 18 फ़ारेनहाइट जो इंक्रीज़ होता है बॉडी टेम्परेचर के साथ, तो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो 7% इंक्रीज़ होगा, चेंज होगा वो बाय 7% इंक्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो हैं, आरडीए जो है आयरन का, आईसीएमआर 2010 एक 15 साल की लड़की के लिए कितना होगा? आयरन का बताना है हमें। 32 mg पर डे होगा, या 27 mg पर डे होगा, या 35 mg पर डे होगा, या 28 mg पर डे होगा। यहाँ पे हमें क्या बताना है? यहाँ पे हमें आरडीए बताना है आयरन का 2010 आईसीएमआर के अकॉर्डिंग कि एक 15 साल की लड़की को कितना आयरन चाहिए होगा। ऑप्शंस हैं 32 mg पर डे, 27 mg पर डे, 35 mg पर डे, या 28 mg पर डे। तो आपको क्या लगता है? आप सोच लीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे आपको साइड में आंसर्स दिखेंगे, नीचे की साइड दिख रहे होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 27 mg पर डे। अब हमें इसको याद रखना पड़ेगा कि जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस हैं आयरन के लिए आईसीएमआर 2010 के अकॉर्डिंग 15 साल की लड़की के लिए कितना होगा? तो वो होगा 27 mg पर डे। हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन आंसर्स को याद ही कर लें ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ही ना हो आपको। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। टाइम थोड़ा थोड़ा हर एक क्वेश्चन को हमें देना पड़ेगा समझने के लिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लास्ट में ना हम इस वीडियो के एक रिविजन भी ले लेंगे सारे क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू JNC 7 के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है हाई ब्लड प्रेशर का, जो कट ऑफ है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लिए वो कितना होगा? JNC 7 क्लासिफिकेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लिए वो कितना होगा? यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि SBP इज लेस देन 120 एंड DBP इज लेस देन 80। इसका मतलब है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 से कम होगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से कम होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास SBP
is greater than 140 and DBP is greater than 80. Next option है SBP is greater than 120 and DBP is greater than 90. अगला ऑप्शन है SBP is greater than 120 and DBP is greater than 80. तो आपको इसका आंसर क्या लगता है, आप सोच लीजिए, फिर हम इसका आंसर देख लेते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा होगा, मतलब SBP इज़ ग्रेटर देन 120 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल बी ग्रेटर देन 80. ये क्वेश्चन क्या था कि JNC 7 क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के हाई ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वो कितना रहेगा. तो वो रहेगा SBP इज़ ग्रेटर देन 120 एंड DBP इज़ ग्रेटर देन 80. अब हम बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.9 स्केल एक मैनेजेरियल जो ग्रिड होता है उसके अंदर क्या इंडिकेट करता है. ऑप्शंस हैं सीकिंग एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल, क्या ये एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल को इंडिकेट करता है, या फिर मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट मेक्स अ डिफरेंस, ये कॉन्ट्रीब्यूशन को मेक करता है जो एक डिफरेंस को मेक करता है, या फिर बीइंग पॉपुलर एंड इन. ठीक है, ये बीइंग पॉपुलर है एंड इन है. नेक्स्ट है डिज़ायर टू हैंग ऑन. अब इसका क्या आंसर होगा हम देख लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने. जल्दी हम सारे क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. तो जो 1.9 स्केल है एक मैनेजेरियल ग्रिड में वो इंडिकेट करता है एक्सेप्टेंस को एंड अप्रूवल को, सीकिंग एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कैपेसिटी होती है एक इंडिविजुअल की सोचने की रेशनली एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, वो किसका पार्ट होती हैं. ऑप्शंस हैं फाइन मोटर एक्टिविटी का, या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट का, या फिर कोग्निटिव डेवलपमेंट का, या फिर गुड मैनेजमेंट स्किल्स का. फिर से क्वेश्चन देख लीजिए. जो कैपेसिटी होती है एक इंडिविजुअल की, मतलब हमारी जो कैपेसिटी है रेशनली सोचने की और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, वो किसका पार्ट होंगी. फाइन मोटर एक्टिविटी का होंगी, या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट का होंगी, या फिर कोग्निटिव डेवलपमेंट का होंगी, या फिर गुड मैनेजमेंट स्किल्स का होंगी. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कोग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि दिमाग से इंटेलिजेंस से ये सारी चीज़ें रिलेटेड है, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट इसका आंसर होगा. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अ रिजिलियंट चाइल्ड कौन सा होता है. ऑप्शन है गिव्स अप ईजली ऑन टास्क ऑफ एंड्योरेंस, जो कि आसानी से गिव अप कर दे, या फिर जिसके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी की कमी हो, लैक्स इमोशनल स्टेबिलिटी, या फिर सफ़र्स फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, एक बच्चा जो कि बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हो, या फिर बाउंसेस बैक फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस, जो सर्कमस्टेंसेस से बाउंस बैक कर दे, पीछे हट जाए, जो कि उसको ज़्यादातर दैट वुड हार्म मोस्ट अदर्स, जिसकी वजह से दूसरों को नुकसान हो. तो एक रेजिलिएंट चाइल्ड इनमें से कौन सा होगा. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो कि बाउंस कर दे बैक, मतलब सर्कमस्टेंसेस से, सिचुएशन से अपने आप को पीछे हटा ले और जिसकी वजह से दूसरों को हार्म भी हो. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एम्ब्रॉयडरी स्टिच. इनमें से कौन सी एम्ब्रॉयडरी स्टिच नहीं है. पहला है दबका, दूसरा ऑप्शन है मेंथी, तीसरा है फांडा एंड चौथा है मुरी. ऑप्शन सुन लीजिए, इनमें से एम्ब्रॉयडरी स्टिच कौन सी नहीं है. दबका, मेंथी, फांडा या मुरी. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1. मेंथी, फांडा एंड मुरी जो है वो एम्ब्रॉयडरी स्टिच हैं, बट जो दबका है वो एम्ब्रॉयडरी स्टिच नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इन यूनियन देयर इज स्ट्रेंथ. जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का कि यूनियन में स्ट्रेंथ होती है, इसको क्या कहते हैं. इस कॉल्ड एज, इसको क्या कहा जाता है. इसके ऑप्शंस हैं स्केलर चेन कहा जाता है, या फिर इक्विटी टू गेन कहा जाता है, या फिर टेन्योर की स्टेबिलिटी कहा जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, या फिर स्प्रिट डी कॉर्प्स कहा जाता है. ये हम पढ़ा भी है हमने होम मैनेजमेंट में. क्वेश्चन फिर से देख लीजिए. जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, जिसके अंदर ये है
लाइन है कि यूनियन में ही स्ट्रेंथ होती है, इसको कहते क्या हैं? एक्चुअली ये लाइन पर्टिकुलरली नहीं दी गई है, पर इनके अंदर जो इसके प्रिंसिपल्स हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं हमने यूनिटी की बात की है, स्ट्रेंथ की बात की है। तो आपके ऑप्शंस देख लीजिए, स्केलर चेन, इक्विटी टू गेन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्पिरिट, डी कॉर्प्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्पिरिट डी कॉर्प्स। ये वाला जो प्रिंसिपल है ये हमने किया भी है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो कौन सी लाइन है कि जो चीज़ ये बताती है कि यूनियन में स्ट्रेंथ होती है, वो प्रिंसिपल कौन सा है मैनेजमेंट का? वो है स्पिरिट डी कॉर्प्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गेस थोड़ी सीक्वेंस में चेंज होगी, 9th क्वेश्चन पहले आ गया है, 8th बाद पे आया है, सीक्वेंस थोड़ी चेंज हो गई है, लेकिन प्रॉपर 50 क्वेश्चंस हैं इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर बास्टिंग ऑपरेशंस के लिए जो टेलर्ड मेंस वेयर में होती है एंड वुमेन्स वेयर्स में भी, गारमेंट्स में भी होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिच क्लास इज जनरली यूज इन द गारमेंट इंडस्ट्री? इनमें से कौन सी स्टिच क्लास हम गारमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं बास्टिंग के लिए? आपके ऑप्शंस हैं क्लास 100, क्लास 200, क्लास 400 या क्लास 500। मतलब जो टेलर्ड मेंस वेयर है और जो वुमेन्स वेयर है, गारमेंट्स हैं, उनमें हम कौन सा बास्टिंग का स्टिच क्लास यूज़ करते हैं गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर? तो आपके ऑप्शंस हैं क्लास 100, क्लास 200, क्लास 400 या क्लास 500। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्लास 100। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि टेलर्स जो मेंस वेयर है और जो वुमेन्स वेयर गारमेंट है उसमें जो बास्टिंग यूज़ होती है उसकी कौन सी स्टिच की कौन सी क्लास यूज़ होती है? वो होती है क्लास 100 किसी भी गारमेंट इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये है 10th क्वेश्चन। उससे पहले 8 था, फिर उससे पहले 9th आ गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी स्लाइड्स को एडजस्ट करने की। तो 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। जो स्टडी है इंटरैक्शन की बिटवीन पीपल एंड मशीन्स, जो स्टडी है इंटरैक्शन की लोगों के बीच में और मशीन्स के बीच में, उसको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं इकोलॉजी कहते हैं, या इंजीनियरिंग कहते हैं, या ऑटोमेशन कहते हैं, या फिर एर्गोनॉमिक्स कहते हैं, एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, तो वापस से देख लेते हैं। एक ऐसी स्टडी इंटरैक्शन की लोगों के बीच और मशीन्स के बीच क्या कहलाती है? इकोलॉजी, इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन या एर्गोनॉमिक्स? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वुमेन्स जो इंडिया में हैं वो किस सेक्टर का पार्ट हैं? इनमें से इंडियन इकोनॉमी के किस सेक्टर का पार्ट है ज़्यादातर एम्प्लॉयड वुमेन्स इंडिया के अंदर? ऑप्शंस हैं फॉर्मल सेक्टर का पार्ट है, या इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है, या कॉरपोरेट सेक्टर का पार्ट है, या इंडस्ट्रियल सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं इसमें कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयड वुमेन है इंडिया के अंदर वो कौन से इंडियन इकोनॉमिक का सबसे ज़्यादा पार्ट हैं, सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयड वुमेन्स हैं वो। तो फॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर है, कॉरपोरेट सेक्टर है, या इंडस्ट्रियल सेक्टर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इनफॉर्मल सेक्टर। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। एडवांटेजेस जो हैं रिटन कम्युनिकेशन के वो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, आपको इन ऑप्शंस में से सही एडवांटेजेस बताने हैं। पहला है कि कम्युनिकेशन एक एविडेंस के रूप में सर्व करता है, दूसरा है एम्बिग्यूइटी रिड्यूस करता है, या फिर अथॉरिटी को अनेबल करता है, और चौथा ऑप्शन है यूनिफॉर्मिटी को अनेबल करता है। तो आपको कोड दिए हुए हैं, लाइक पहले कोड में आपके पास A, B एंड C सही है, या फिर B, C, D सही है, या फिर A, C, D सही है, या फिर A, B, D सही है। आपको ये बताना है कि इनमें से चारों में से कौन से 3 ऑप्शन सही हैं रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस के रूप में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, A, B एंड D। मतलब कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एक एविडेंस के रूप में सर्व करता है, क्योंकि वो लिखित रूप में होता है तो हम उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि एम्बिग्यूइटी को भी रिड्यूस करता है और साथ में यूनिफॉर्मिटी को भी अनेबल करता है।
ठीक है, ये अथॉरिटी को अनेबल नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो ये रिसर्चर टेस्ट करना चाहते हैं, जो एसोसिएशन है फीमेल लिटरेसी का, उसको इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस पे। रिसर्चर वांट्स टू टेस्ट द एसोसिएशन ऑफ फीमेल लिटरेसी ऑन इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, इनमें से कौन सा टेस्ट सिग्निफिकेंट होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, ज़्यादातर मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहते हैं एसोसिएशन फीमेल लिटरेसी की इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर। तो आपके ऑप्शंस हैं एफ टेस्ट या काई स्क्वायर टेस्ट या टी टेस्ट या मैन विटने टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के नाम फिर से सुन लीजिए, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट या फिर मैन विटने टेस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, रिसर्चर जो हैं वो टेस्ट करना चाहते हैं एसोसिएशन फीमेल लिटरेसी की इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस पे, तो हम कौन सा टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस का होगा, कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो वो होगा काई स्क्वायर टेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, टू टेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम MDM। मिड डे मील प्रोग्राम के इम्पैक्ट को टेस्ट करने के लिए ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, बच्चों के जो स्कूल चिल्ड्रन हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर मिड डे मील प्रोग्राम का इम्पैक्ट टेस्ट करने के लिए जो हाइट्स हैं, वेट्स हैं बच्चों के, उनको मेज़र किया जाता है बिफोर द स्टार्ट ऑफ, जब भी मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट होता है उससे पहले बच्चों के हाइट और वेट को मेज़र किया जाता है। एंड 6 मंथ्स में आफ्टर द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, और जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसके 6 मंथ्स बाद भी ये चेक किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, इनमें से कौन सा टेस्ट सही होगा, ज़्यादा सिग्निफिकेंट का होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा अबव डाटा को चेक करने के लिए। तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट या साइन टेस्ट। फिर से ऑप्शंस देख लेते हैं, टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, साइन टेस्ट। यहाँ हम किसकी बात करें, यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसका इम्पैक्ट टेस्ट करने के लिए स्कूल के बच्चों पे, उन बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस पे कौन सा टेस्ट हम यूज़ करेंगे, क्योंकि उनकी हाइट और वेट को मेज़र किया जाता है जब भी ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है उससे पहले और प्रोग्राम स्टार्ट होने के 6 महीने बाद भी। तो कौन सा टेस्ट ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पेयर टी टेस्ट। इस चीज़ को चेक करने के लिए, बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखने के लिए, ये देखने के लिए कि मिड डे मील प्रोग्राम का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको टेस्ट करने के लिए पेयर टी टेस्ट यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सीरम पैरामीटर्स इन बायोकेमिकल इवैल्यूएशन ऑफ ब्लड आर इंडिकेटिव ऑफ लीवर डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा सीरम पैरामीटर्स बायोकेमिकल इवैल्यूएशन ऑफ ब्लड में इंडिकेटिव है लीवर डिसऑर्डर का। इनमें से कौन सा सीरम पैरामीटर्स इन बायोकेमिकल इवैल्यूएशन ऑफ ब्लड में इंडिकेटिव है लीवर डिसऑर्डर का। तो सीरम्स के नाम देख लेते हैं, सीरम बिलिरुबिन एलिवेटेड या SGOT एंड SGPT लोअर्ड, या सीरम एल्ब्यूमिन लोअर्ड, सीरम ग्लोबुलिन एलिवेटेड, सीरम एल्केलाइन फोस्फेट लोअर्ड। तो कोड्स दिए हुए हैं आपको इनमें से 3 सही ये है आपके पास 5 ऑप्शन, इनमें से आपको 3 सही ऑप्शंस बताने हैं कौन से सीरम होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ACND। सारे सीरम्स बिलिरुबिन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन से जो रिलेटेड हैं। सीरम बिलिरुबिन एलिवेटेड, सीरम एल्ब्यूमिन लोअर्ड या एंड सीरम ग्लोबुलिन एलिवेटेड, ये 3 सही होंगे, बाकी 2 गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इनमें से कौन से डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम्स हैं? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोफेगिया। पॉलीयूरिया, पॉलीडाइप्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोफेगिया। तो इनमें से आपको बताने हैं 3 ऑप्शन सही।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है A, B एंड D। A, B एंड D मतलब पॉलीयूरिया, पॉलीडाइप्सिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। ये 3 ऑप्शन सही होंगे, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोफेगिया गलत होंगे। तो कौन से इनमें से डायबिटीज़ मेलाइटस के सिम्टम्स हैं? तो वो है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन एफिशिएंट इम्यून सिस्टम। एक अच्छे इम्यून सिस्टम के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन, थायमिन। इनमें से आपको 3 सही बताने हैं, क्योंकि हम कोड को देख के पता लगा सकते हैं कि कितने सही हैं। पहला तो ये, ठीक है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन, हर एक आंसर में जो कोड दिए हुए हैं उनके आगे 3 ही ऑप्शंस दे रखे हैं, तो मतलब इन 5 में से 3 ही ऑप्शन सही हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है कि कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन से न्यूट्रिएंट्स अच्छे इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं विटामिन ए, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन, थायमिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 A, B एंड D मतलब विटामिन ए, जिंक एंड प्रोटीन। A, B एंड D, विटामिन ए, जिंक एंड प्रोटीन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फॉलोइंग आर एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स हैं ये असेसमेंट के न्यूट्रिशन स्टेटस के असेसमेंट के लिए एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स हैं, कौन से हैं इनमें से? यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शंस हैं और आपको 3 सही ऑप्शन बताने हैं। पहला है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, दूसरा है MUAC, तीसरा है वेस्ट हिप रेशो, चौथा है यूरिनरी आयोडीन मेजरमेंट और 5वां है बॉडी मास इंडेक्स। ऑप्शन फिर से देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, MUAC, वेस्ट हिप रेशो, यूरिनरी आयोडीन मेजरमेंट, बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स हैं जो कि न्यूट्रिशन स्टेटस के असेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 B, C एंड E। B, C एंड E, MUAC, वेस्ट हिप रेशो एंड बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स कौन से हैं? यहाँ पे एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स हैं MUAC, वेस्ट हिप रेशो एंड बॉडी मास इंडेक्स। अब हम बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी। इनमें से कौन से सिम्टम्स हैं एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी के? कमी होने पे क्या क्या होता है? जब एस्कॉर्बिक एसिड की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो कौन से सिम्टम्स ऑकर होते हैं वो हमें बताने हैं। और ये आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको 3 सही बताने हैं। 3 कौन से सही हैं? पहला है गिग्निविटिस या गिग्निवाइटिस, दूसरा है डिलेड वाउंड हीलिंग, तीसरा है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, तीसरा है पेटैकियल हेमरेज, चौथा है टैकीकार्डिया। ठीक है, गिंगिवाइटिस एंड डिलेड वाउंड हीलिंग, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, पेटिकल हेमरेज एंड टैकीकार्डिया। इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 A, B एंड D मतलब गिंगिवाइटिस एंड डिलेड वाउंड हीलिंग भी सही है और टैकीकार्डिया भी सही है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एग इज़ यूज्ड इन कुकरी एज। कुकिंग में एग किस रूप में यूज़ किया जाता है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन है, इनमें से आपको 3 सही बताने हैं। 3 कौन से सही? पहला ऑप्शन है सिक्यूस्ट्रेंट या स्टेबलाइजर, फिर नेक्स्ट है स्टेबलाइजर, तीसरा है एमल्सिफायर, क्लैरिफायर एंड टेंडराइजर। या तो सिक्यूस्ट्रेंट या फिर स्टेबलाइजर, एमल्सिफायर, क्लैरिफायर या टेंडराइजर, इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे? एग किस रूप में यूज़ किया जाता है कुकिंग में? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 C, D एंड E। C, D एंड E लास्ट के 3 ऑप्शन सही हैं, मतलब एमल्सिफायर, क्लैरिफायर एंड टेंडराइजर के रूप में एग जो है वो कुकिंग में यूज़ किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्मेंटेशन इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ।
इनमें से आपको 3 ऑप्शन सही बताने हैं जिनमें फर्मेंटेशन यूज़ किया जाता है इन चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए। पहला ऑप्शन है केचप, दूसरा है वाइन, तीसरा है कोकोआ पाउडर, चौथा है मरमेलेड एंड पांचवा है चीज़। ठीक है, तो इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके प्रोडक्शन के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी, सी एंड ई। ये बी, सी एंड ई मीन्स वाइन, कोकोआ पाउडर एंड चीज़। इनके प्रोडक्शन के लिए हम फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, वाइन के प्रोडक्शन के लिए, कोकोआ पाउडर के प्रोडक्शन के लिए एंड चीज़ के प्रोडक्शन के लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फूड कॉस्ट इंक्रीज इन अ रेस्टोरेंट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। खाने की कॉस्ट रेस्टोरेंट्स में बढ़ जाती है, ये किसको इंडिकेट करता है, किसकी वजह से होता है? ठीक है, इनमें से आपको बताने हैं 3 ऑप्शन सही। पहला है रॉ मटेरियल बॉट ऑफ सीजन। पहला ये कहता है रीज़न कि रॉ मटेरियल जो है वो लाया जाता है जो कि ऑफ सीज़न होता है। दूसरा है कि स्पेसिफिकेशन प्रिसाइज नहीं होता है, स्पेसिफिकेशन नॉट प्रिसाइज। तीसरा है किचन बीइंग ऑटोमाइज्ड होती है किचन। चौथा है मेंटेनेंस किया जाता है फूड स्टैंडर्ड्स का। और पांचवा है स्टोरेज टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ ए, बी एंड ई मीन्स रॉ मटेरियल ऑफ सीजन लाया जाता है, स्पेसिफिकेशन प्रिसाइज नहीं होता है, एंड ई इज़ मीन्स स्टोरेज टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड्स दैट हेल्प इन पर्सनल मैनेजमेंट। इनमें से कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो पर्सनल मैनेजमेंट में आपकी मदद करते हैं? पहला है जॉब स्पेसिफिकेशन, दूसरा है इनवॉइस, तीसरा है केओटी, चौथा है वर्क शेड्यूल और पांचवा है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। यहाँ पे हमें क्या बताना है? यहाँ पे हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो पर्सनल मैनेजमेंट में मदद करते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन, इनवॉइस, केओटी, वर्क शेड्यूल या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। 3 ऑप्शंस यहाँ पे आपको सही बताने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मीन्स ए, डी एंड ई। A, D and E means job specification, work schedule and organization chart. Job specification, work schedule and organization chart. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या इन्वॉल्व करता है? इनमें से आपको 4 सही ऑप्शंस बताने हैं। यहाँ पे आपके पास टोटल 6 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या इन्वॉल्व करता है? क्वेश्चन ये है। पहला ऑप्शन है असेसमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, दूसरा है सबसिस्टम का आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है यूनिटी ऑफ कमांड, चौथा है स्पैन ऑफ कंट्रोल, पांचवा है असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ एंड लास्ट 6th है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मीन्स ए, बी, ई एंड एफ। means assessment of external environment, identification of subsystem and assessment of resources and capabilities and identification of goals। ये 4 ऑप्शन सही होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। थियोरिस्ट जो हैं दैट एक्सटेंडेड, जो एक्सटेंड कर देते हैं वर्क ऑफ साइको एनालिटिक थियोरिस्ट फ्रूइड, वो कौन से थियोरिस्ट हैं जिन्होंने साइको एनालिटिक थियोरिस्ट जो फ्रूइड है उसके काम को एक्सटेंड किया? ऑप्शंस हैं एरिक एरिक्सन। आपको 3 यहाँ पे सही बताने हैं, 3 ही सही हैं यहाँ पे, तो आपको 3 बताने हैं। पहला है एरिक एरिक्सन, दूसरा है कार्ल जंग, तीसरा है यूरी बॉन्ड फेनबर्नर एंड चौथा है एल्फर्ड एडलर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ ए, बी एंड डी। एरिक एरिक्सन, कार्ल जंग एंड एल्फर्ड एडलर सही ऑप्शंस हैं जिन्होंने जो वर्क है साइको एनालिटिक थ्योरिस्ट फ्रूइड का उसको एक्सटेंड किया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एनोमैलीज? कौन सी ज़्यादातर मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एनोमैलीज होती हैं? ऑप्शंस है मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर डाउन सिंड्रोम या फिर क्लिनफेल्टर सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम। इनमें से आपको 3 ऑप्शंस बताने हैं कौन से सही हैं।
कौन सा ज़्यादातर मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एनोमैलीज है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, डाउन सिंड्रोम है, या फिर क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम है, या टर्नर सिंड्रोम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ बी, सी एंड डी। मतलब डाउन सिंड्रोम सही है, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम सही है एंड टर्नर सिंड्रोम सही ऑप्शन है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। चाइल्डहुड ट्रॉमा कैन कॉज द फॉलोइंग साइकेट्रिक प्रॉब्लम। जो बच्चे को बचपन में ट्रॉमा हो जाता है, कोई दिमागी प्रॉब्लम हो जाती है, डर उसके मन में बैठ जाता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है वो क्या कॉज करता है? इनमें से कौन सी साइकेट्रिक प्रॉब्लम को वो कॉज कर सकता है? इनमें से आपको 3 सही ऑप्शंस बताने हैं। आपके पास पहला ऑप्शन है क्रॉनिक डिसएसोसिएशन, तीसरा है PTSD, दूसरा है PTSD, तीसरा है राइनेटाइस एंड चौथा है डिप्रेशन। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, A, B एंड D। मतलब क्रॉनिक डिसएसोसिएशन सही है, PTSD सही है एंड डिप्रेशन सही है। एक चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो कौन से साइकेट्रिक प्रॉब्लम को कॉज कर सकता है? बच्चे को बच्चे को PTSD हो सकती है, राइनाइटिस हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है ना? हाँ, तो क्रॉनिक डिसएसोसिएशन सही है, PTSD सही है एंड डिप्रेशन सही है। ये सारी चीज़ें बच्चे को हो सकती हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रति आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ दीज थ्योरिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बिहेवियरिज्म। इनमें से कौन से थ्योरिस्ट ने बिहेवियरिज्म के प्रति कॉन्ट्रीब्यूट किया है? तो पहला है, आपको इनमें से 3 बताने हैं। पहला है पावलोव, दूसरा है स्किनर, तीसरा है वॉटसन और चौथा है वॉयगेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, A, B एंड C। पावलोव सही है, स्किनर सही है एंड वॉटसन सही है। तो ऐसे कौन से थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने बिहेवियरिज्म को कंट्रीब्यूट किया है? तो इसके सही आंसर है पावलोव, स्किनर एंड वॉटसन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन था हमारा 28। यहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आगे पीछे होगी स्लाइड, कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिव वेयर दैट आर ऑफ इंटरेस्ट टुडे। इनमें से कौन से मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं एक्टिव वेयर के जो कि इंटरेस्ट हैं आज के टाइम में, इंटरेस्टेड हैं लोग उनको लेने में? ठीक है, इनमें से आपको बताने हैं 4 सही ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है थर्मल इंसुलेशन, दूसरा है स्ट्रेच विद फुल रिकवरी, तीसरा है मॉइस्चर ट्रांसफर, चौथा है वाटर रेजिस्टेंट एंड पांचवा है फ्लेम रिटार्डेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब A, B, C एंड D सही हैं, E गलत है। ऐसी कौन सी मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक्टिव वेयर के लिए सही होती हैं? मेजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टिव वेयर हैं जो कि इंटरेस्ट के रूप में आज के टाइम में लोग इंटरेस्टेड हैं उसको पहनने के लिए। थर्मल इंसुलेशन सही है, स्ट्रेच विद फुल रिकवरी सही है, मॉइस्चर ट्रांसफर सही है एंड वाटर रेजिस्टेंस सही है। फ्लेम रिटार्डेंट यहाँ गलत ऑप्शन है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29th क्वेश्चन अब आया है। विच ऑफ द टर्म्स रिलेट टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। इनमें से कौन से टर्म्स लैंग्वेज डेवलपमेंट को रिलेट करते हैं? पहला है सिंक्रेटिक, दूसरा है सिमेंटिक्स, तीसरा है सिंटेक्स और चौथा है पैराग्मेटिक्स। आपको 3 सही बताने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, B, C एंड D। सिंक्रेटिक नहीं करता है, नहीं रिलेटेड है किसी भी तरह से लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, लेकिन सिमेंटिक, सिंटेक्स एंड पैराग्मेटिक्स रिलेटेड है लैंग्वेज डेवलपमेंट से। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 31 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्कत सेंटर्स इन इंडिया। इनमें से कौन से इक्कत सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर? आपको 4 सही बताने हैं। पहला है चिराला, दूसरा है संबलपुर, तीसरा है मंदवी, चौथा है अजंता एंड पांचवा है भुज। ठीक है, इनमें से कौन से इक्कत सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर? चिराला, संबलपुर, मंदवी, अजंता, भुज, इनमें से कौन से सही हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, A, B, C एंड D। मतलब चिराला, संबलपुर, मंदवी, अजंता सही है, लेकिन भुज जो है वो इक्कत का सेंटर नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग आर 12 वीव फैब्रिक्स। ये मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है क्वेश्चन, काफ़ी बार आया हुआ है। इनमें से कौन से
ट्विल वीव फैब्रिक्स हैं या ट्विल वीव के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। तो ट्विल वीव फैब्रिक्स इनमें से कौन से हैं आपको बताने हैं। 3 सही ऑप्शंस हैं 5 में से। पहला है चीनो, दूसरा है कैम्ब्रे, तीसरा है मॉन्क्स क्लॉथ, चौथा ऑप्शन है ड्रिल और 5वां है ब्रॉड क्लॉथ। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से कौन से 12 वीव फैब्रिक्स हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 A, D एंड E। ठीक है, ड्रिल तो है ही एंड E इज़ ब्रॉड क्लॉथ एंड चीनो। कैम्ब्रे एंड मॉन्क्स क्लॉथ 12 वीव फैब्रिक्स नहीं है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। 12 वीव फैब्रिक्स कौन से हैं, तो वो है चीनो एंड ड्रिल एंड लास्ट वन इज़ ब्रॉड क्लॉथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग रीएजेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर रिमूविंग ब्राउन स्टेन्स लेफ्ट आफ्टर द यूज़ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। इनमें से कौन से रीएजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं ब्राउन स्टेन्स को रिमूव करने के लिए, जो कि पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करने के बाद में कपड़े पे रह जाते हैं। ठीक है, कौन से हम रीएजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 सही रीएजेंट्स के नाम बताने हैं। पहला है सॉल्ट ऑफ लेमन यूज़ कर सकते हैं, या फिर एसिटिक एसिड, या फिर ऑलिक एसिड, या फिर ऑक्जेलिक एसिड आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब A एंड D। आप सॉल्ट ऑफ लेमन एंड ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि आप कौन से रीएजेंट्स को यूज़ कर सकते हो ब्राउन स्टेन्स को रिमूव करने के लिए आफ्टर द यूज़ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका सही आंसर होगा सॉल्ट ऑफ लेमन एंड ऑक्जेलिक एसिड। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है। वाइल बाइंग अ कोट फॉर योरसेल्फ, जब आप कोट अपने लिए खरीदते हो यू रियलाइज़ कि उसके जो बटन होल्स हैं वो अनटाइडी हैं, वो साफ़ नहीं है, विद द कट एंड्स प्रोटाउंडिंग बिटवीन द स्टिचिंग। कट एंड्स भी दिख रहे हैं। वॉट वुड कुड बी द प्रोबेबल रीज़न, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। 3 रीजंस आपको यहाँ पे बताने हैं। पहला है कि जो बटन होल्स कट हैं आफ्टर दे आर मेड, मतलब फैब्रिक स्टिच होने के बाद, कोट बनने के बाद में बटन होल्स को काटा गया है, या फिर लॉक स्टिच को यूज़ किया गया है बटन होल स्विंग के लिए, या फिर गिम्प की एब्सेंस है, या फिर इनकरेक्ट स्टिच बाइट यूज़ हुई है, बिट यूज़ हुई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 A, C एंड D सही। इसके रीजंस हैं कि जो बटन होल कट है वो कोट बनने के बाद में लगाया गया है, बाद में बनाया गया है। नेक्स्ट सही है कि गिम्प की एब्सेंस है, और इनकरेक्ट स्टिच बाइट है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंट्रिंसिक वैल्यूज़ इन मैनेजमेंट। इनमें से कौन सी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ हैं मैनेजमेंट की। 3 सही ऑप्शंस आपको बताने हैं। पहला है कोऑपरेशन, तीसरा है टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, तीसरा है ऑनेस्टी एंड चौथा है क्रिएटिविटी। तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सा होना चाहिए। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3 सही है, A, C एंड D। कोऑपरेशन, ऑनेस्टी एंड क्रिएटिविटी सही है। टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन तो इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, हो ही नहीं सकता मैनेजमेंट का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हिडन फैमिली इनकम होती है वो डिराइव्ड होती है फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किसके कॉम्बिनेशन से हिडन फैमिली इनकम डिराइव्ड होती है। यहाँ पे आपको 3 सही ऑप्शंस बताने हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट इनकम से, कम्युनिटी इनकम से, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से, या साइकिक इनकम से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 B, C एंड D, मतलब कम्युनिटी इनकम से, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से एंड साइकिक इनकम से। ये 3 ऑप्शन सही हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम गलत ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। जो 4 P's हैं मार्केटिंग मिक्स के, जो फिलिप कॉटलर ने दिए हैं वो कौन से हैं। 4 P's हमें बताने हैं। यहाँ पे आपको 4 सही ऑप्शन बताने हैं, 5 आपको दिए हुए हैं। पहला है प्राइस, दूसरा है परचेज, तीसरा है प्रमोशन, चौथा है प्लेस और 5वां है प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 A, C, D एंड E। A, C, D एंड E, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस एंड प्रोडक्ट, राइट। A, C, D एंड E। यहाँ पे 4 P's जो हैं मार्केटिंग मिक्स के, जो फिलिप कॉटलर ने दिए हैं, वो है प्राइस, देन प्रमोशन, प्लेस एंड प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम है,
कोई बात नहीं, 39 क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द 4 C's ऑफ क्रेडिट. जो 4 C's होते हैं क्रेडिट के, उनमें इनमें से कौन से इंक्लूड होते हैं. आपको 5 दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे 4 बताने हैं ऑप्शन सही. पहला है करेक्टर, दूसरा है कैपेसिटी, तीसरा है कॉजेज, चौथा है कैपिटल और पांचवा है कोलेट्रल. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 A, B, D एंड E. करेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल एंड कोलेट्रल सही आंसर है 4 C's का ऑफ क्रेडिट. अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कलर ऑन द प्रैंक कलर व्हील मेक अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम. इनमें से कौन सा कलर कॉम्बिनेशन जो है वो प्रैंक कलर व्हील पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाता है. आपको यहाँ पे 3 सही ऑप्शंस बताने हैं. पहला यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ कलर रेड एंड ब्लू, दूसरा है ब्लू एंड ऑरेंज, तीसरा है रेड एंड ग्रीन और चौथा है येलो एंड पर्पल. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 B, C एंड D. B, C एंड D सही है, A गलत है यहाँ पे. तो ये आपको बताना है कि कौन सा जो कॉम्बिनेशन है कलर का या कलर कॉम्बिनेशन है प्रैंक कलर व्हील पे वो एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाते हैं. तो वो है ब्लू ऑरेंज, रेड ग्रीन, येलो पर्पल. अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन है. द टूल्स यूज फॉर पब्लिक रिलेशंस आर. पब्लिक रिलेशन के लिए कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं. पहला ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरा है इशूइंग अ प्रेस रिलीज, तीसरा है मैनेजिंग मीडिया रिलेशंस, चौथा है एडवर्टाइजिंग फॉर प्रमोशन. आपको यहाँ पे 3 सही ऑप्शंस बताने हैं. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 A, B एंड C. यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि कौन से टूल्स पब्लिक रिलेशंस के लिए यूज़ होते हैं. तो वो होगा ऑर्गेनाइजिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरा इशूइंग अ प्रेस रिलीज, तीसरा मैनेजिंग मीडिया रिलेशंस. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41. अवर सेल्फ कॉन्सेप्ट विच इन्फ्लुएंसेस अवर कम्युनिकेशन बिहेवियर इज डेवलप्ड ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स. जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, जो हमारे कम्युनिकेशन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, वो कौन से फैक्टर्स की वजह से डेवलप होता है. आपको यहाँ पे 3 सही ऑप्शंस बताने हैं. पहला यहाँ दिया हुआ है कल्चरल ट्रेडिशंस, दूसरा सेल्फ इवैल्यूएशन, तीसरा सोशल रोल्स एंड चौथा सोशल ऑर्गेनाइजेशन. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज A, B एंड C. A, B एंड C सही है. यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा जो सेल्फ कंसेप्ट होता है, जो हमारे कम्युनिकेशन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, वो किन फैक्टर्स के द्वारा डेवलप होता है. तो वो होगा हमारे पास में कल्चरल ट्रेडिशंस के द्वारा, सेल्फ इवैल्यूएशन के द्वारा एंड सोशल रोल्स के द्वारा. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42. A WhatsApp chat between two friends can be an example of the following. एक WhatsApp chat 2 फ्रेंड्स के बीच में हो रही है, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल हो सकती है. आपके ऑप्शंस है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, या फिर डियाडिक कम्युनिकेशन का, या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का. यहाँ पे आपको 3 सही ऑप्शंस बताने हैं. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ B, C एंड D. ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, डियाडिक कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है उसका एग्जाम्पल है व्हाट्सएप चैट. ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन इस तरीके से टेक प्लेस नहीं कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 43. जो अडॉप्टर्स हैं न्यू आइडियाज़ के एंड टेक्नोलॉजीज़ के, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं फॉलोइंग हेड्स में एज पर द एवर्ड रॉगर्स डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अप्रोच. जो अडॉप्टर्स हैं नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजीज़ के, हम उनको कौन से फॉलोइंग हेड्स में करेक्टराइज कर सकते हैं एज पर अकॉर्डिंग टू इवरेट रॉगर्स डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग. आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 5. आपको 3 सही ऑप्शंस इनमें से बताने हैं. पहला है लेगर्ड्स, दूसरा है एक्सप्लोरर्स, तीसरा है अर्ली मेजॉरिटी, चौथा है इन्वेंटर्स और पांचवा है इनोवेटर्स. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 A, C एंड E. लेगर्ड्स, अर्ली मेजॉरिटी एंड इनोवेटर्स जो है यहाँ पे सही ऑप्शन है. अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45. 44 होना था बट वही प्रॉब्लम.
45 क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पियर्सन्स आर, इनमें से कौन से पियर्सन्स आर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, यहाँ पे आपको दो सही ऑप्शंस बताने हैं। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिवाइरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिवाइरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू वेरीज बिटवीन +-1, वैल्यू वेरीज बिटवीन +1 एंड 0। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 A एंड C। कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं पियर्सन्स आर के, तो वो हैं बिवाइरिएट डिस्ट्रीब्यूशन एंड वैल्यू वेरीज बिटवीन +1 अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 44th। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइम रिलेटेड PLA मैथड्स, इनमें से कौन से टाइम रिलेटेड PLA मैथड्स हैं। पहला ऑप्शन, यहाँ पे आपको 3 सही ऑप्शंस बताने हैं जो कि टाइम रिलेटेड PLA मैथड्स हैं। पहला है हिस्टोरिकल ट्रांजैक्ट, दूसरा है वेन डायग्राम्स, तीसरा है मैट्रिक्स रैंकिंग, चौथा है सीजनल डायग्राम्स और पांचवा है ट्रेंड एनालिसिस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 A, D एंड E। हिस्टोरिकल ट्रांजैक्ट, सीजनल डायग्राम एंड ट्रेंड एनालिसिस। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के। आपको यहाँ पे 2 सही आंसर्स बताने हैं। आपके पास में 5 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है स्क्यूड टू राइट, तीसरा है स्क्यूड टू लेफ्ट, दूसरा है स्क्यूड टू लेफ्ट, तीसरा है मीडियन एंड मोड ग्रेटर देन मीन, चौथा है मीन ग्रेटर देन मीडियन एंड मोड एंड पांचवा है बेल शेप्ड कर्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज A एंड D। स्क्वेड टू राइट एंड मीन ग्रेटर देन मीडियन एंड मोड, ये सही है। मतलब यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिवली स्क्वेड डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये होगा स्क्वेड टू राइट एंड मीन ग्रेटर देन मीडियन एंड मोड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में असर्शन का एंड रीज़न का। आपके क्वेश्चन असर्शन एंड रीज़न। पहला असर्शन आपको दिया हुआ है कि जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं शुड क्रिएट मोर ओपन स्पेसेस, उनको ज़्यादा ओपन स्पेसेस क्रिएट करने चाहिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए, टू प्रमोट फिटनेस को प्रमोट करने के लिए पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को क्रिएट करने चाहिए ज़्यादा ओपन स्पेसेस फिजिकल एक्टिविटी के लिए ताकि वो फिटनेस को प्रमोट कर सकें। इसका रीज़न यहाँ दिया हुआ है ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर मेजर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। ओवरवेट एंड ओबेसिटी मेजर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो कि डेवलप करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या दोनों इनकरेक्ट हैं, गलत हैं, या फिर ए सही है आर गलत है, या फिर ए गलत है आर सही है, या फिर ए और जो आर है वो दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि असर्शन ये कहता है कि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को ज़्यादा ओपन स्पेसेस को क्रिएट करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए ताकि फिटनेस को वो प्रमोट कर सकें। और रीज़न आर सही बता रहे हैं कि ओवरवेट और ओबेसिटी ये 2 मेजर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को डेवलप करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 48 है, यही असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। असर्शन में कहा है कि टू असेस माल न्यूट्रिशन लेवल को असेस करने के लिए इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग फेमिनेस मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस यही है कि हम टू असेस इट इन, इसको असेस किया जाए बच्चों में एज 6 to 59 मंथ्स तक, 6 months to 59 months तक। रीज़न आर कहता है कि इन टाइम्स ऑफ फूड शॉर्टेजेस के टाइम में जो यंग बच्चे होते हैं वो फर्स्ट होते हैं जो डेवलप करते हैं साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या ये दोनों सही हैं, या फिर ये दोनों ही गलत हैं, या फिर ए सही है आर गलत है, या फिर ए गलत है आर सही है? फिर से देख लीजिए असर्शन ए को कि असेस करना माल न्यूट्रिशन लेवल को पॉपुलेशन में ड्यूरिंग फेमाइंस जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है कि हम असेस करें इसको बच्चों में जो 6 मंथ से 59 मंथ्स के बीच में हैं। रीज़न आर है कि इन टाइम्स ऑफ फूड शॉर्टेजेस जो जब खाने की कमी हो जाती है तो जो यंग बच्चे होते हैं वो पहले फर्स्ट होते हैं जो कि माल न्यूट्रिशन के साइन को डेवलप करते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि ये दोनों ही सही है। जो असर्शन ए दी गई है और इसका रीज़न दिया गया है दोनों करेक्ट हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं
49th क्वेश्चन, असर्शन ए एंड रीज़न आर सेम है। असर्शन ए में कहा गया है कि जो डाइटरी गाइडलाइंस हैं सभी कंट्रीज़ की स्ट्रांगली रिकमेंड करती हैं कि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हमें रोज़ खाना चाहिए सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में। रीज़न आर दिया गया है कि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स रिकॉग्नाइज्ड होते हैं एज फ्रूट्स रिकॉग्नाइज होते हैं एज फूड्स जो कि हेल्थ को प्रमोट करते हैं और क्रॉनिक डिजीज़ का प्रिवेंशन करते हैं ड्यू टू देयर बायो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब ये दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये देख लेते हैं। इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये दोनों ही सही हैं। अभी तक सारे असर्शन रीज़न सही आ रहे हैं क्योंकि रीज़न सही दिया गया है असर्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। असर्शन दिया गया है कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको हमें कुक करना चाहिए ओपन पैन में ताकि उसका हरा रंग रह सके, उसका ग्रीन कलर हम मेंटेन करके रख सकें। रीज़न आ रहा है कि जो फॉर्मेशन होता है डार्क ग्रीन कलर का वो ब्रॉट होता है अबाउट द रिएक्शन ऑफ, क्योंकि इसमें आयरन और सल्फ़र का रिएक्शन टेक प्लेस करता है जो कि प्रेजेंट होते हैं इसमें, इन इट विच फॉर्म्स फेरस सल्फाइड बनाता है जो। तो अब देख लेते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ए में बताया गया है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हमें कुक करना चाहिए ओपन पैन में उनका कलर ग्रीन कलर रिटेन करने के लिए, लेकिन यहाँ जो रीज़न दिया गया है वो गलत दिया गया है क्योंकि यहाँ डार्क ग्रीन कलर से रिलेटेड रीज़न दिया गया है, यहाँ पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के ग्रीन कलर से रिलेटेड रीज़न नहीं दिया गया है। अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग फीवर्स विद एवरी 18 फ़ारेनहाइट इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर द बेसल मेटाबॉलिक रेट चेंजेस बाय 7% इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ आयरन ICMR 2010 फॉर अ 15-year-old गर्ल इज 27 mg पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू JNC7 क्लासिफिकेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर द कट ऑफ फॉर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आर SBP is greater than 120 and DBP is greater than 80. Next question is 1.9 scale in a managerial grid indicates seeking acceptance and approval. Next question is the capacity of an individual to think rationally and solve problems is a part of cognitive development. Then next question is a resilient child is one who bounces back from circumstances that would harm most others. Next question is which of the following is not an embroidery stitch, that is dabka. Next question is the principle of management that in union there is strength is called esprit de corps. Next question is for basting operations in tailored menswear and women's wear garments, which of the following stitch class is generally used in the garment industry, that is it is class 100. Next question is the study of the interaction between people and machine is known as ergonomics. Next question is maximum number of employed women in India are part of the following sector of Indian economy is a informal sector. Maximum number of employed women in India are part of the following sector, it is informal sector. Next question is advantages of written communication are that it serves as an evidence, then it reduces ambiguity and enables informity. Next question is researchers wants to test the association of female literacy on infant feeding practices. Which of the following test of significance is the most appropriate for this? This is chi-square test. Next is to test the impact of midday meal program on the nutritional status of school children. The heights and weights of children were measured before the start of MDM program and 6 months after the program was started. Which of the following test is of significance is the most appropriate for the above data? It will be peer T test. Next is the following serum parameters in biochemical evaluation of blood are indicative of liver disorder. तो ये होंगे serum bilirubin elevated, serum albumin lowered and serum globulin elevated.
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस. तो ये होगा पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया. राइट, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया. अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन एफिशिएंट इम्यून सिस्टम. तो इट विल बी, तो इसका आंसर होगा ए, बी एंड डी. दैट इज विटामिन ए, जिंक एंड प्रोटीन. विटामिन ए, जिंक एंड प्रोटीन. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग आर एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स फॉर असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस. न्यूट्रिशन स्टेटस तो वो होंगे म्यूएक, MUAC एंड बॉडी मास इंडेक्स एंड इट विल बी वेस्ट हिप रेशो. अगला होगा फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ ascorbic acid deficiency. तो इट विल बी gingivitis. Another one is tachycardia and delayed wound healing. अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज egg is used in cookery as. It will be BCD, that is emulsifier, clarifier and tenderizer. Next question is fermentation is used in the production of wine, cocoa powder and cheese. Next question is food cost increase in restaurant can be attributed to raw material bought off season, specification not precise and storage temperature not maintained. Next question is records that help in personal management. तो वो records होंगे हमारे A, D and E, that is job satisfaction, work schedule and organization chart. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स. क्या इन्वॉल्व करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? तो ये इन्वॉल्व करता है 4 ऑप्शंस को, असेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब सिस्टम को एंड असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ को एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरिस्ट दैट एक्सटेंडेड द वर्क ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरिस्ट फ्रूइड आर Erik Erikson, Carl Jung and Alfred Adler. Right, next question is what are the most common chromosomal anomalies? So it will be Down syndrome, Klinefelter's syndrome and Turner syndrome. Next question is childhood trauma can cause the following psychiatric problems. It will be chronic disassociation, PTSD and depression. Next question is which of the following theories contribute to behaviorism? It is Pavlov, Skinner and Watson. Next question is which of the following are major properties of active wear that are of interest today? It is thermal insulation, stretch with full recovery, moisture transfer and water resistance. Next question is which of the terms relate to language development? They are semantics, syntax and pragmatics. Next question is which of the following are Ikat centers in India? It is Chirala and it is Sambalpur, Madhvi and Ajanta. Next question is which of the following are 12 fabrics? It is chino, drill and broadcloth. Next question is which of the following reagents can be used for removing brown stains left after the use of potassium permanganate? It is salt of lemon and oxalic acid. Next question is while buying a coat for yourself you realize that its buttonholes are untidy with the cut ends protruding between stitches. What could be the probable reasons? Options are, so the answer will be, we are discussing answer over here. So answer will be A, C and D, that is buttonholes cut after they are made and then absence of gimp and incorrect stitch bite. Next question is which of the following are the intrinsic values in management? It is cooperation, honesty and creativity. Next question is hidden family income is derived from a combination of, it is BCD, that is community income, employment benefit and psychic income. Next question is the 4 P's of marketing mix given by Philip Kotler are price, purchase, place and product. 4 P's. Next question, wait,
ACDE परचेज नहीं होना था, इसे कर लेते हैं ना, ACDE. So it will be ACDE, that is price, promotion, place and product. Next question is, which of the following included in the 4 C's of credit? So it will be ABDE, that is character, capacity, capital and collateral. Next one is, which of the following combination of colors on the prank color wheel make a complementary color scheme? So it is blue and orange, red and green, and yellow and purple. Next question is, the tools used for public relations are organizing a press conference, issuing a press release, and managing media relations. Next question is, self-concept which influences our communication behavior is developed due to the following factors. It is cultural traditions, self-evaluation, and social roles. Next is, a WhatsApp chat between two friends can be an informal communication, can be an example of informal communication, dyadic communication, and interpersonal communication. Next question is question number 43. The adopters of new ideas and technologies can be categorized under the following heads as per the Everett-Rogers diffusion of innovation approach. So its answer will be A, C, and E, that is laggards, early maturity, and inventors. Sorry, A, C, and E, laggards, early maturity, and innovators. Next question is, following are the characteristics of persons are, it is bivariate distribution and values varies between plus minus 1. Next question is, which of the following are time related PLA methods? So it will be historical transact, then ADE, seasonal diagram, and trend analysis. Next question is, following are the characteristics of a positively skewed distribution. It is skewed to right and mean, greater than median and mode. Next question is, assertion public health nutrition programs should create more open spaces for physical activity to promote fitness. Reason R is overweight and obesity are major predisposing factors for developing non-communicational diseases. So these both are correct. Next question is, assertion A, to assess malnutrition levels in population during famines, the most widely accepted practice is to assess it in children ages 6 to 59 months. Reason are, in times of food shortages, the young children are the first to develop signs of malnutrition. These both are correct. Next question is, assertion A, dietary guidelines of all countries strongly recommend that vegetable and fruits be consumed daily in sufficient quantities. Reason are, vegetable and fruits are recognized as foods for promotion of health and prevention of chronic diseases due to their bioactive constituents. Both are correct. Last question is, the green leafy vegetables should be cooked in an open pan to retain its green color. Reason R is, the formation of dark color is brought about the reaction of iron and sulfur present in it, which forms ferrous sulfide. A is right but R is wrong. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा.